जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ सुबह 7 बजे वाली क्लास लेकर, जिसमें मैं जीके जीएस लेकर डेली हाजिर होता हूँ। आज आपकी 16वीं प्रैक्टिस सेट अपलोड होने जा रही है दोस्तों। इसके पहले 15 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं आपकी, जो कि एसएससी जीके जीएस की प्लेलिस्ट में सेव है पहले से ही। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये जो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डेली ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट, तो फिर आप खुद ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ये सुबह वाली क्लासेस आपको मिलती रहे डेली। जीके जीएस के लिए बेहतरीन कंटेंट में लेकर हाजिर होता हूँ डेली आपके सामने, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। क्योंकि जीके जीएस ही अब सबसे ज़्यादा एसएससी वालों के लिए रोड़ा बन रहा है उनके सिलेक्शन में। ठीक है, आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, 1611 ईस्वी में ये किया गया था, मतलब कि ये स्थापना की गई थी। और वो भी कहाँ? भारत में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर इन्होंने अपनी पहली जो कोठी थी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसके बाद आपको बता दें कि मुगल शासक जहांगीर ने 1613 ईस्वी में जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन एक दूसरी व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। ठीक है, और उसके बाद 1615 ईस्वी में क्या हुआ? देखिए 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, और वो जहांगीर और शाहजहां से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27वां क्वेश्चन, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन है। उस आंदोलन का नाम क्या था जो तुर्की के आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था? जो तुर्किस्तान के समर्थन में चलाया गया था, ठीक है, तुर्की के आंदोलन के समर्थन में, तो वो आंदोलन कौन सा था? 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का जो आगाज़ हुआ था वो 1920 में हुआ था। भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 1919 में मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल व कॉमरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 देखेंगे, जामवंती कल्याण तथा ऊषा परिणयम किसकी रचनाएं हैं? जामवंती कल्याण और ऊषा परिणयम ये दोनों किसकी रचनाएं हैं, ये बताना है। तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हरिकृष्ण देव राय, सॉरी कृष्णदेव राय। आपको बता दें कि जो कृष्णदेव राय थे ये जो थे तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय। ठीक, तुलु वंश जो था विजयनगर साम्राज्य का था। ठीक है, और उन्हीं की रचनाएं थी। इन पुस्तकों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। कृष्णदेव राय तुलु वंश का महान शासक था। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसने आंध्र भोज, अभिनव भोज व आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। किसने? ये जो कृष्णदेव राय था। ठीक है, और इसी ने ही जामवंती कल्याण और ऊषा परिणयम की रचना की थी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों का जो चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में? ठीक है, तो इसे बताना है। तो इसके जो चारों ऑप्शन है 29 में वो हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक, जो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक, आप बता दें कि इस चक्रण के मुख्य रासायनिक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए इसके जो मुख्य तत्व हैं वो हैं कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर। ये जो हैं ये मुख्य तत्व हैं इस चक्रण के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? लिथोस्फीयर को। मेंटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, ऊपरी व निचले मेंटल, भूपटल व क्रोड। इनमें से कौन सा है जो स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो 30 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा भूपटल व ऊपरी मेंटल। आपको बता दें कि भूपटल यानी क्रस्ट की रचना सियाल अर्थात सिलिका व एल्यूमिनियम से हुई होती है, और भूपटल की मोटाई जो होती है 5 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, 5 से 30 किलोमीटर। इसका औसत घनत्व जो होता है 2.7 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर होता है और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ऊपरी मंडल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और ये परत जो होती है ना सिलिका व मैग्नीशियम से निर्मित होती है, जिसे सीमा कहा जाता है। इसका औसत घनत्व जो होता है 3.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है और भूपटल व मेंटल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है 100 किलोमीटर तक मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाने वाले संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? जो संचार उपग्रह छोड़ा जाता है वो किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो जो संचार उपग्रह होते हैं 31 का जो सही ऑप्शन होगा वो आयन मंडल में क्या होते हैं? स्थापित किए जाते हैं। ठीक, संचार उपग्रह का संबंध आयन मंडल से है। ठीक है। 31 में जो वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाने वाले संचार उपग्रह जो होते हैं वो आयनमंडल में स्थापित किए जाते हैं और इसकी ऊंचाई जो होती है 60 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। किसकी? आयनमंडल की। ये भाग जो होता है ना कम वायुदाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लंबी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन व रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 देखेंगे। 32 में कह रहा है कि भारत का वह राजमार्ग जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है कौन सा है? तो 32 का जो देखिए वह राजमार्ग जो उत्तर पूर्व से राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है वो कौन सा? नेशनल हाईवे। तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा NH31, नेशनल हाईवे 31 है। ये एक ऐसा राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ये राजमार्ग उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से शुरू होता है। ठीक, कहाँ से? उन्नाव से। उन्नाव से शुरू होकर अब देखिए बिहार, पटना, बेगूसराय और कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में शामसी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 968 किलोमीटर है। ठीक, चलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG के बारे में बात हो रही है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? मतलब कि कौन होता है जो इसकी सलाह देता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देता है। तो 33 का जो सही ऑप्शन होगा देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, की जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसके प्रावधान जोड़े गए हैं किसके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ठीक, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। या तो ये 65 साल की उम्र पूरी कर लें या फिर अपना 6 साल का कार्यकाल। ठीक है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र व राज्यों के वित्तीय लेखों का लेखा परीक्षा करना है। इसी कारण से इसे सार्वजनिक धन का संरक्षण भी कहा जाता है। ठीक, अब देखेंगे 34 में क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या फिर एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इनमें से कौन सा था? जब भारतीय गणतंत्र की जो यथार्थ संवैधानिक स्थिति थी जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। देखिए आपको बता दें कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय जो गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति थी वह प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 देखेंगे। 35 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कर राजस्व के साधनों में से कौन सा एक साधन अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? ठीक है, देखिए कुछ आपको कर के नाम दिए होंगे। एक ऐसा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है, मतलब जो डायरेक्ट जनता से नहीं लिया जाता। ठीक है, कौन सा है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क या फिर संपत्ति कर। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है सीमा शुल्क। ठीक है, ये जनता से डायरेक्ट नहीं लिया जाता। देखिए कर राजस्व साधनों के अंतर्गत सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है, जबकि आयकर, संपत्ति कर, निगम कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है वे अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। भारत में कर ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन वर्ष 1991 में किया गया था। ठीक है, जो कर संबंधी सुधार होते हैं उसको करने के लिए।
36 देखेंगे, 36 में क्या कह रहा है, 36 में कह रहा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो है जन चेतना पैदा करना। ठीक है, मतलब कि लोगों में इस बात की वो पैदा करना कि भैया जनसंख्या को रोकने के प्रयास करने का लेकर। ठीक है, यही एक सोल्यूशन है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का। ठीक है, जन चेतना पैदा करना। चलिए 37 देखेंगे। 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल की अनुपस्थिति में पन्नों पर पेन की सहायता से लिखना संभव नहीं हो सकता। अगर एक ऐसा बल है जो अगर ना रहे तो फिर पेनों से लिखावट नहीं की जा सकती। तो 37 का जो सही ऑप्शन होगा उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के कारण ही उसके जो रिफिल होती है उसमें जो छोटा सा एक छर्रा लगा होता है वो घर्षण बल के कारण ही घूमता है, और वो जितना घूमता जाता है उसमें स्याही लपेटती जाती है और वो पेज पर चलता जाता है। ठीक है, चलिए 38 देखेंगे। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। CCl4 में सहसंयोजक बंध है, NaCl में आयनिक बंध है, C2H5OH में हाइड्रोजन बंध है, PH3 में उपसहसंयोजक बंध है। तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। तो 38 में देखेंगे, देखिए PH3 जो है ना ये उपसहसंयोजक बंध का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ये था, देखिए फास्फीन PH3 उपसहसंयोजक बंध से संबंधित नहीं है, और ये जो होता है ना ये फास्फीन का एक वो है फॉर्मूला। उसके बाद देखेंगे जबकि टेट्राक्लोरोमेथेन ये जो है ये टेट्राक्लोरोमेथेन है एक संयोजक बंध है। ठीक, सहसंयोजक। और सोडियम क्लोराइड जो आयनिक बंध होता ही है। एथिल एल्कोहल जो होता है C2H5OH ये भी हाइड्रोजन बंध से संबंधित है। बाकी जो फास्फीन है ये आपका उपसहसंयोजक बंध नहीं है। कांच को गहरा नीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कांच को गहरा नीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का, या फिर पोटेशियम ऑक्साइड का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 का जो पहला ऑप्शन होगा ये होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। आप जानते ही हैं ये सब बड़े आसान से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो फिर आप इसको कर पाएंगे। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे या फिर अब पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने सभी मित्रों के साथ जो कि GK GS में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। उनके लिए बेहतरीन क्लास ये साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है तो आप खुद ही ये बात समझ जाएंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है। पूर्तिरोधी के रूप में, निश्चेतक के रूप में, दर्द निवारक के रूप में, या फिर जड़नाशी के रूप में। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा, 40 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है आयोडोफॉर्म का। ठीक है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक है, CHCl3 का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, और ये एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में कम घुलनशील और लेकिन एल्कोहल और ईथर में अधिक घुलनशील होता है। इसका प्रयोग चिकित्सा में जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरोपिक्रिन बनाने में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक, 41 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन चारों में से एक जो है वो जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है और बाकी सारे जीवाणुओं से हो जाते हैं। ठीक, तो 41 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जुकाम। ये आपका जीवाणु से नहीं होता। ठीक, एक जीवाणु जनित रोग नहीं है और ये वायरस के कारण होता है। सामान्य जुकाम को नेसोफेरिजाइटिस या राइनोफेरिंजाइटिस भी कहा जाता है, और ये ऊपरी श्वसन तंत्र में फैलने वाला संक्रामक रोग है जो नासिक को प्रभावित करता है, और राइनो वायरस इसका सबसे आम कारण है, राइनो वायरस। ठीक है, जुकाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, राइनो वायरस। ठीक, ये जीवाणु से नहीं होता, और बाकी सारे डायरिया, निमोनिया, तपेदी ये सारे जीवाणुओं से होता है। 42 देखेंगे। 42 में कह रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। अगर आप कभी झाग बनाते हैं साबुन का, उसमें देखिए जो बुलबुले उठते हैं ना रंगीन दिखते हैं। 42 का अगर आपको जानना है तो 42 का परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण होता है ये। ठीक, देखिए इसमें रीज़न क्या होता है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परावर्तन और व्यक्तीकरण घटना का उदाहरण है। सभी साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे एक स्टीयरिक और पाल्मिटिक के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने में के काम आता है। जो अनुवादन होता है, जो अनुवाद करते हैं, जैसे इंग्लिश का
इंग्लिश सेंटेंस कोई लिखा है, ट्रांसलेट करना, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इस टाइप से। तो जो अनुवादन का काम होता है, अनुवादित करने का काम आता है, वो कौन सा प्रोग्राम है? तो 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर व इंटरप्रेटर, ठीक है, सॉरी, दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि कंपाइलर भी तो वही काम करता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि कंपाइलर भी वही काम करता है जो इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दोनों का उपयोग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, परंतु ये एक बार में केवल एक लाइन का अनुवाद ही कर पाते हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 44 में क्या कह रहा है? 44 में कह रहा है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना के बारे में बताना है कि हाथी परियोजना कब हुई थी शुरू, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1992 में। ठीक है, हाथियों की संख्या को कमी को दृष्टि रखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण व वन मंत्रालय ने वर्ष 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का आरंभ झारखंड में सिंहभूम जिले से किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना व हाथियों की संख्या को बढ़ाना तथा उन्हें प्राकृतिक आवास में प्रतिस्थापित करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्लैक कैट के नाम से किस सुरक्षा संगठन को जाना जाता है? ब्लैक कैट एक ऐसा संगठन जो कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स। ठीक है, 45 में देखिए एनएसजी जो होता है, एनएसजी की ड्रेस अगर आप देखेंगे ना तो ब्लैक पूरी होती है, तो उन्हें ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में की गई थी, और इसके साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से की गई थी। एनएसजी एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है ये। ठीक है, और इसके दो समूह होते हैं, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी और एक स्पेशल रिजर्व ग्रुप एसआरजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 देखेंगे। 46 में क्या रहा है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? सोनल मानसिंह किस नृत्य से? तो 46 का सही ऑप्शन होगा भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। फरवरी 2021 में स्थानीय के लिए मुखर विषय के साथ हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 47 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, स्थानीय के लिए मुखर विषय के साथ हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अब 27वां देखना पड़ेगा। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार 48 का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा श्रीनगर। श्रीनगर में ही स्थित है क्या? शालीमार बाग। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इस बाग का निर्माण जो हुआ था 1619 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, और इसको किया किसने था? जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था, और ये बाग उसने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा नूरजहां के लिए निर्मित किया था। और ये बगीचा फारस और मुगल शैली से निर्मित है, जो अपने रंग बिरंगे फूल, पानी की नहरें, फव्वारे, हिमालय पर्वतों के सुंदर नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रॉयल गार्डन भी कहते हैं। किसे? शालीमार बाग को रॉयल गार्डन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 49 देखेंगे। 49 में क्या कह रहा है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द प्लेयर ऑफ माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 49 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा रवि शास्त्री। स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो रवि शास्त्री हैं। इस पुस्तक में रवि शास्त्री ने विश्व भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के विषय में लिखा है, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो 25 मई 2021 को किया गया है। ठीक, और रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, अब उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ठीक, 50 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ब्रिक्स का जो ये श्रीलंका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है किसका नहीं है? वो ब्रिक्स का। और बाकी रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ये सारे हैं। देखिए श्रीलंका जो है इसका सदस्य नहीं है, और ये विश्व की 5 उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो था 2009 में रूस के येकेटरिनबर्ग में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
ब्रिक्स जो है राष्ट्र विश्व की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वैश्विक जीडीपी में 23% का तथा विश्व व्यापार में 18% का योगदान करता है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, R5 कह लो या फिर ब्रिक्स कह लो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतने ही। टोटल 25 क्वेश्चन डेली में लेकर आता हूँ, जो कि 25 में 25 का टारगेट रखते हुए, और साथ ही साथ डेली ये क्लासेस सुबह 7 बजे अपलोड होती है। आप लोग डेली इसमें प्रेजेंट रहें, आप लोगों का बेहतर रिजल्ट एक दिन ज़रूर साबित होगा। दोस्तों आज ये 16वीं प्रैक्टिस सेट है, कल आपकी 17वीं प्रैक्टिस सेट अपलोड होगी। सभी मित्रों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद,